Greetings of the day. Today बच्चे we will start with standard free energy changes in the biochemical reactions. इससे पहले बच्चे हमने क्लास में क्या स्टडी किया था कि हमारे पास हमने डेल्टा जी की वैल्यू स्टडी की थी एंड दैट डेल्टा जी वाज रिलेटेड टू योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज योर के इक्विलिब्रियम. और अब जो हमने इसमें स्टडी करना है दैट इज योर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस इन योर बायोकेमिकल रिएक्शंस. अब बायोकेमिकल रिएक्शंस में हमारे पास बच्चे हम क्या कहते हैं कि देयर आर सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस जो बच्चे ईदर दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस या दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस और कंज्यूम H पॉजिटिव आयंस. मीन्स प्रोटॉन्स को या तो वो कंज्यूम करेगी या वो प्रोड्यूस करेगी. तो उस केस पे लेट अस अज्यूम कि हमारे पास वहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोलर. 1 मोलर है तो हमें पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन. सो इसमें हमने क्या करना है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव को 1 लिया है. लॉग 1 की वैल्यू बच्चे 0 होती है तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस ओनली. तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस है दैट इज योर 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दैट केस बच्चे आपके पास पीएच की वैल्यू 0 हो जाएगी जब आप प्रोटॉन्स या तो उसमें कंज्यूम हो रहे हैं या उसमें लिबरेट हो रहे हैं. तो इन दैट केस आपके पास पीएच की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी. बट ये जो हमारे पास है मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं बच्चे, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो, मोस्ट ऑफ योर बायोकेमिकल रिएक्शन दे अंडरगो या दे टेक प्लेस एट अ पीएच विच इज इक्वल्स टू 7. तो वो 7 पीएच पे हमारे पास होती है. तो जितनी ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बफर्ड एक्वस सॉल्यूशंस में होती है. पीएच 7 का क्या मतलब है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन पे या न्यूट्रल मीडियम में हमारे पास वो रिएक्शंस जो है वो होती हैं. एंड ये आपने 55.5 मोलर जो हमारे पास आ रहा है वो कहाँ से आ रही है, आपने पहले पढ़ा होगा +1 या +2 में कि हमारे पास 1 लीटर वाटर लेते हैं तो 1 लीटर का क्या मतलब है, यू हैव 1000 ml एंड वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दैट इज 18. सो 1000 डिवाइडेड बाय 18 हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट वुड कम आउट विद 55.5 मोलर. तो ये हमारे पास 55.5 मोलर आ रहा है. तो बायोकेमिस्ट जब हमारे पास है जो स्टडी करते हैं वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी स्टेट को स्टडी करते हैं. वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी नॉट के साथ. तो डेल्टा जी नॉट में हमारे पास हमने कल रिलेशनशिप कर दिया था दैट डेल्टा जी नॉट दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉन ऑफ के इक्विलिब्रियम. ये वाला हमने इक्विलिब्रियम वाला जो इक्वेशन है ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं. तो ये हमने कल स्टडी कर लिया था. सो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं फॉर अ रिएक्शन जो हमारे पास रिवर्सिबल है. और उस रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास क्या है कि यू हैव द रिएक्टेंट्स दैट इज ए प्लस बी दैट इज गोइंग टू गिव यू सी प्लस डी. तो हमारे पास ये आ जाएगा. और एक और चीज़ याद रखना बच्चे, अगर आपके पास इक्विलिब्रियम में रिएक्शन, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, जहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी. तो जो फ्री एनर्जी स्टेट होती है, आई एम रिपीटिंग दीज पॉइंट्स जस्ट फॉर अ रिकैपिचुलेशन, कि जब फ्री एनर्जी चेंज होता है अगर आपके पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस इक्विलिब्रियम में फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल्स टू 0. अगर बच्चे आपके पास प्रोडक्ट्स फेवर होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर रिएक्टेंट्स इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. और अगर आपके पास रिएक्टेंट्स फेवर होते हैं तब बच्चे आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज पॉजिटिव. आई रिपीट, हम क्या कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 0 होती है. अगर इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी दैट गिव्स यू सी प्लस डी, तो उस केस में अगर आपके पास प्रोडक्ट्स फेवर हो रहे हैं इक्विलिब्रियम में, मींस प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं, नो डाउट इक्विलिब्रियम है बट स्टिल हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. और अगर आपके पास रिएक्टेंट्स फेवर हो रहे हैं इक्विलिब्रियम में तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट वुड बी पॉजिटिव. सो उस केस के लिए आपने ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देखनी है. तो जहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है उसका मतलब है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड इफ इट इज पॉजिटिव दैट वुड बी लेस देन 1. अगर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू योर प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स हमारी वो फेवरेबल है, दैट मीन्स वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. और जो चीज़ स्पॉन्टेनियस होती है बच्चे उसका मतलब होता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज नेगेटिव. सो दैट इज वन थिंग. देन अनदर पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई बायोकेमिकल रिएक्शन है और उसमें आपके पास एंजाइम है और आपको पता है एंजाइम्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि वो हमारी रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगी, दैट मीन्स आपके एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगी सो दैट योर रिएक्टेंट्स गेट्स कन्वर्टेड इमीडिएटली इनटू योर प्रोडक्ट्स. तो हमारे पास जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस में एंजाइम का बेसिक पर्पस क्या है
कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होगी तो जितना उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया होगा उतना ही वो बच्चे बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का क्या मतलब है, जिसमें रिएक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो होती है बच्चे दैट इज इक्वल्स टू 0। वाई, बिकॉज बच्चे अभी मैंने आपको बोला कि log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ये हमारे पास है। सो दिस इज द दीज पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। और नॉट का क्या मतलब होता है कि हम जब नॉट लिखते हैं, दिस जी नॉट, जैसे हमने लिख दिया डेल्टा जी नॉट, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। और स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि दैट वी आर कैरिंग आउट द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में रिएक्शन थी, तो उस इक्विलिब्रियम में रिएक्शन में हमने क्या लिखा, डेल्टा जी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन ऑफ योर प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय योर रिएक्टेंट्स। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0, सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज डेल्टा जी दैट इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी। ये हमारे पास क्या है, लॉन ऑफ सी इक्विलिब्रियम, बिकॉज हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं इसीलिए बच्चे हमने इनको सबको क्या लिख दिया, दैट इज योर सी इक्विलिब्रियम, डी equilibrium, that is your products divided by your reactants, that is your A equilibrium, B equilibrium, this is your products divided by your reactants। तो products divided by your reactants उसको हम simply क्या लिख सकते हैं, K equilibrium। so delta G नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू 0, इसको बच्चे आप इधर ले जाओ तो यहाँ पे, या इसको इधर ले जाओ, अगर इसको लेके जाओगे तो ये माइनस डेल्टा जी नॉट बन जाएगा, फिर माइनस साइन इधर ले जाना, सो दैट विल बिकम डेल्टा जी नॉट दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉन ऑफ के इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपने क्या चीज़ याद रखनी है, जो हमारी फ्री एनर्जी है दैट इज डेल्टा जी, मैं डेल्टा जी नॉट की बात नहीं कर रही, फ्री एनर्जी जो होती है दैट इज अ वेरिएबल, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डेल्टा जी नॉट पे डिपेंड करती है कि आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी है, वो डिपेंड करती है कि आपकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस। और जो भी बच्चे आपके पास केमिकल रिएक्शन होती है उसमें आपके पास यू विल बी हैविंग अ फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, मीन्स किसी भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी दैट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक। तो वो हमें क्या चीज़ डिफाइन करती है कि हमारी रिएक्शन जो है, अगर हमारी रिएक्शन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है इक्विलिब्रियम की तरफ, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे पास क्या है, जब हमने कंसंट्रेशन कितना लिया था, 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया था, टेम्परेचर कितना लिया था, 25 डिग्री सेल्सियस लिया था, प्रेशर कितना लिया था, 1 एटमॉस्फेरिक, एंड अलॉन्ग विद दिस हमने पीएच की कंडीशन कितनी ली थी, न्यूट्रल मीडियम लिया था, दैट वाज पीएच की वैल्यू कितना लिया था, दैट वाज 7। दूसरी तरफ बच्चे अगर हमारा फ्री एनर्जी चेंज जो होती है, फ्री एनर्जी चेंज जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ योर रिएक्टेंट्स एंड योर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स क्या है, दैट इज ए एंड बी, एंड प्रोडक्ट्स आपके पास क्या है, सी एंड डी। तो ये जो फ्री एनर्जी चेंज है दिस इज अ फंक्शन ऑफ योर रिएक्टेंट्स एज वेल एज योर प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन। और ये हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम ये रिएक्शन जो होती है वो कैरी आउट करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो डेल्टा जी का वैल्यू है दैट शुड मैच विद डेल्टा जी नॉट, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, इट मे मैच एंड इट मे नॉट मैच, दैट डिपेंड्स कि हमारे पास कौन सी वाली रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है। अब बच्चे नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास आती है दैट इज योर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस, दे आर एडिटिव फॉर पाथवेज। एडिटिव का क्या मतलब है कि हमने उसको ऐड ऑन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक रिएक्शन है वो सीक्वेंस में होती है कि A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, B इज इन इक्विलिब्रियम विद C, मींस इन दोनों में दो रिएक्शंस हमारे पास है, दोनों रिएक्शंस में आपके पास इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, A का इक्विलिब्रियम B के साथ है, B का इक्विलिब्रियम C के साथ है, दोनों के लिए क्योंकि उसके पास इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम है तो वो एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम वैल्यू होगी। और इस रिएक्शन के लिए A इक्वल टू B, B इक्वल टू A, दैट रिवर्सिबल दिस, एंड B रिवर्सिबल C, C रिवर्सिबल B वाली रिएक्शन, उसके लिए बच्चे आपके पास फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू भी स्पेसिफिक होगी। फॉर एग्जांपल सपोज आप ए बी के लिए डेल्टा जी वन नॉट ले लो और दूसरे वाले के लिए आप डेल्टा जी टू नॉट ले लो। सिंस ये दोनों रिएक्शन सीक्वेंस में हो रही है तो हम क्या कहते हैं कि ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज सीक्वेंस है, ए से बी फॉर्म हुआ, बी से सी फॉर्म हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ए जो है बच्चे वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। अब ये जो ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में हमारे पास आ रहा है इसके भी अपना स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होगा, उसको मैं टोटल बोल देती हूँ, दैट इज योर डेल्टा जी नॉट टोटल। तो बायोकेमिकल पाथवेज जो होती हैं बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसमें मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस हो सकते हैं, और उस मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस में हमारे पास सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस आती हैं, और वो जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस आपके पास आएंगी उसमें बच्चे डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज़ जो होती हैं दे आर एडिटिव, हमने उसको ऐड ऑन कर देना है। तो हमारी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, बट ऑलवेज रिमेंबर कि हमने उसको नो डाउट उसको ऐड कर दिया, बट डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो नेगेटिव ही होनी चाहिए, ताकि आपका प्रोसेस क्या कर जाए, आपकी फिजिबल हो जाए, आपका प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाए।
आई रिपीट दिस कि हमारे पास चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है चाहे 2 स्टेप में हो रही है, आप उसको ऐड कर रहे हो तो आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ रही है। बट ऑलवेज रिमेंबर ये जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी बच्चे, वो हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव होगी तभी बच्चे आपके पास वो रिएक्शन जो है वो थर्मोडायनेमिकली क्या हो जाएगी, फेवरेबल होगी, फिजिबल हमारे पास हो जाएगी। अब हमारे पास जो फिजिबिलिटी है या डायरेक्शन जो है रिएक्शन की, उसको हमने किसके साथ एक्सेस करना है, कि हमने उसको किसके साथ कैलकुलेट करना है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रीडॉक्स पोटेंशियल से। ये डाटा जो है बायोलॉजिस्ट को अवेलेबल होता है एंड उसके बेसिस पे बच्चे वो डाल्टा जी नॉट या डाल्टा जी की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो बायो एनर्जेटिक्स आती है, बायो एनर्जेटिक्स का क्या मतलब है कि हमारे पास वहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस भी आ रही हैं, और एनर्जेटिक्स का मतलब है कि वो एनर्जी चेंजेस को कंसिडर कर रहा है। दैट मीन्स बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें थर्मोडायनेमिक्स आ रही है, दैट मीन्स हमारे पास एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास ट्रांसफर हो रही है, यूटिलाइजेशन हो रही है, कि कैसे हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें कंसिडर करनी है। तो बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती हैं बच्चे, याद रखना, दे आर गोइंग टू ओबे द डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके बेसिस पे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था कि हमारे पास रिएक्शन या तो एक्सर्गोनिक हो सकती है, दैट मीन्स एनर्जी रिलीज करेगा, या एंडरगोनिक होगी जिसमें एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो बायो एनर्जेटिक्स जो है वो किसके साथ डील कर रहा है, कि इनिशियल स्टेट एनर्जी का क्या था, फाइनल स्टेट एनर्जी का क्या था, वो इसके ऊपर मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बायो एनर्जेटिक्स को मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं, उसने सिर्फ ये लेना है कि स्टार्टिंग में उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, और जब आपकी पूरी रिएक्शन खत्म हो गई तो उसके साथ कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो नेट बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे पास आ रही है उसमें सक्सेसिव रिएक्शंस आती है, मीन्स वन आफ्टर द अदर इट विल बी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ द रिएक्शंस, और वो उन रिएक्शंस को कंसिडर करता है। जब उसने उन रिएक्शंस को कंसिडर करना है तो उसके बेसिस पे बच्चे हमारे पास डाल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। तो वो डाल्टा जी की वैल्यू जो आपके पास आएगी, दैट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द रेट ऑफ, मतलब द स्पॉन्टेनिटी और द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो हम समरी में क्या कह सकते हैं कि सपोज बच्चे आपके पास कोई फेवरेबल रिएक्शन है, एक्सर्गोनिक है, उसको बच्चे मैं किसी अनफेवरेबल रिएक्शन के साथ कपल कर सकती हूँ, ताकि बच्चे आपका जो प्रोसेस है, मीन जैसे हमने पहले एक एग्जांपल किया था ना लास्ट कल, कि हम कल या परसों हमने एक एग्जांपल किया था कि हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वो फेवरेबल नहीं था। क्यों नहीं फेवरेबल था, बिकॉज उसमें डाल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। तो अगर बच्चे मेरे को उसको फेवरेबल करना है तो मैंने क्या किया था, उस डाल्टा जी को मैंने कब, मतलब उस रिएक्शन को जो हाइड्रो मतलब ग्लूकोज को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से साथ ऐड किया था तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था। तो उसको बच्चे मैंने कपल कर दिया था किसके साथ, एटीपी की हाइड्रोलिसिस के साथ। तो एटीपी की जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस केस के लिए आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज नेगेटिव, दैट इज -7.3 किलो कैलोरीज पर मोल या -30.5 किलो जूल्स पर मोल। ये दोनों वैल्यूज बच्चे आपने याद करनी है। तो ये जो बच्चे आपके पास दोनों वैल्यूज आ रही है विच इज नेगेटिव, दिस कन्फर्म्स, जब आप उसको इसके साथ कपल करते हो अपनी ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाती है, दैट बिकम्स फेवरेबल। दैट मीन्स पहले जितना आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन होगी नहीं, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। हम उसको कपल करवा सकते हैं, किसी और रिएक्शन के साथ मर्ज करवा सकते हैं, बट ये नहीं है कि आपने मर्ज करवाया तो आपके पास कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बनना चाहिए, द प्रोडक्ट शुड बी द सेम। तो हमने इस हिसाब से रिएक्शन सेलेक्ट करनी है दैट व्हेन यू आर कपलिंग टू रिएक्शन, देन द ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी नेगेटिव, सो दैट हमारी रिएक्शन जो है वो फेवरेबल हो जाए। तो इस केस के लिए भी हमने क्या किया कि एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन जिसकी लार्ज डेल्टा नेगेटिव वैल्यू है, उसको मैंने कपल करवा देना है। वो नॉर्मली हम यूज करते हैं रिएक्शन के लिए, सो दैट हमारी अनफेवरेबल रिएक्शन जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर फेवरेबल रिएक्शन। तो इस केस के लिए हमने कौन सी वाली रिएक्शन सेलेक्ट किया है, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ योर एटीपी, दैट इज एटीपी, दैट इज adenosine triphosphate, it reacts with water to give you adenosine diphosphate plus inorganic phosphate। तो उसके बेसिस पे आप इसको फॉर्म कर सकते हो और अपनी अनफेवरेबल रिएक्शन को फेवरेबल रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली हाउ यू गोइंग टू कन्वर्ट योर अनफेवरेबल रिएक्शन इनटू योर फेवरेबल रिएक्शन। ये रिएक्शन दोबारा से उन्होंने लिखा हुआ है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बन रहा है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस फॉर्म्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो बच्चे इसमें डाल्टा जी की वैल्यू कितनी है, 3.3 किलो कैलोरीज पर मोल या 13.8 किलो जूल्स पर मोल। सो दैट मीन्स जिसमें डाल्टा एच की वैल्यू, द फिट इज कमिंग आउट, डाल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर एंडरगोनिक रिएक्शन, दैट मीन्स दिस इज नॉट फेवरेबल। तो मैंने क्या किया कि मैंने दो रिएक्शंस को ऐड कर दिया, हमारे टॉपिक का नाम क्या, दे आर एडिटिव इन नेचर एंड फॉर द डिफरेंट पाथवेज। तो मैंने दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड किया बच्चे
तो हमारा नेट रिएक्शन जो वैल्यू आ रही है, अगर आप ये लेते हो, इसकी वैल्यू कितनी थी, दैट इज -30.5 किलो जूल्स पर मोल, और इसकी कितनी है 13.8। तो जब आप इसको करोगे दैट इज ये यहाँ से देखो, दैट इज 13.8 एंड दिस इज -30.5, सो माइनस करोगे तो ये -16.7 किलो जूल्स पर मोल आ जाएगा। या अगर आप किलो कैलोरीज में करते हो तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाली रिएक्शन की एनर्जी वैल्यू कितनी है, दैट इज 3.3 किलो कैलोरीज पर मोल, और इसकी वैल्यू कितनी है -7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। जब इन दोनों को ऐड ऑन करते तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आती है, -4 किलो कैलोरीज पर मोल। अब देखो बच्चे यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, ये भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू, दैट मींस इधर इफ यू कैलकुलेटेड इन किलो कैलोरीज पर मोल या किलो जूल्स पर मोल, तब बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज नेगेटिव। और इस नेगेटिव वैल्यू से हम क्या कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन पहले नॉन स्पॉन्टेनियस थी, जिसमें डाल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, उसको मैंने इस हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन के साथ कपल किया, और जब मैंने कपल किया तो हमारे पास ओवरऑल ऐड करने पे रिएक्शन की डाल्टा जी वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। सो यू नीड टू लर्न द वैल्यूज ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज डी ग्लूकोज लिया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ किया, सो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज योर डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस वाटर। एटीपी प्लस वाटर किया तो इसके साथ क्या फॉर्म हो जाएगा, दैट इज एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो बच्चे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाटर इस वाटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा क्या, डी ग्लूकोज प्लस एटीपी, दैट विल गिव यू डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी, एडीपी सॉरी। सो ये जो एटीपी है दैट वाज योर अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मीन 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे थे, उसने अपना एक फॉस्फेट या इस ग्लूकोज को दे दिया, तो वो हमारे पास 6 फॉस्फेट बन जाएगा। और क्योंकि ये ट्राई था, एक फॉस्फेट इसको दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एडीपी, दैट इज योर अडीनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो अब जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी रिएक्शन जो पहले नॉन स्पॉन्टेनियस थी, अब उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज योर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो बायो एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस क्या हुई इस एटीपी की, तो एटीपी जो है दैट इज योर अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चे, जब हमने उसकी हाइड्रोलिसिस किया, वाटर के साथ रिएक्शन किया, तब हमारे पास उसकी वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आती है डाल्टा जी की, एंड एटीपी अपना एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल के आपके ग्लूकोज को दे देगा। तो हमारी जो एंडरगोनिक रिएक्शन थी उसको उसने एक्सरगोनिक रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी जो अनफेवरेबल रिएक्शन थी नाउ दैट हैज बिकम फेवरेबल इन नेचर। सो दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एटीपी। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो आर्टिकल आती है दैट इज योर हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, बायो एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस हमारे पास आता है, अगर हमने प्रीवियस डिस्कशंस में से आपको अब याद हो तो जो हमारा फ्री एनर्जी चेंज है एटीपी हाइड्रोलिसिस का, अभी हमने ऊपर जैसे ये किया, इसकी वैल्यू कितनी आई है एटीपी की हाइड्रोलिसिस पे, इधर इट इज 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल या -30.5 किलो जूल्स पर मोल, ये आपके पास वैल्यू आ रही है, इट इज अ नेगेटिव वैल्यू। दैट मीन्स ये एटीपी की हाइड्रोलिसिस जो है बच्चे, दैट इज एक्टिंग एज अ लिंक, किसके बीच में हमारे पास है, द रिएक्शन विच वाज एंडरगोनिक, इसमें डाल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्सरगोनिक। दैट मीन दैट इज एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन योर एंडरगोनिक एंड योर एक्सरगोनिक रिएक्शंस। तो उसके बेसिस पे हम इसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे, या हम उसकी बताएंगे कि हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसका हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस आता है। तो हमारे पास दैट एक्ट्स एज अ लिंक, एटीपी हाइड्रोलिसिस जो है वो एक लिंक का काम करेगा, किसके बीच में, बिटवीन योर एक्सरगोनिक एंड योर एंडरगोनिक रिएक्शन। सपोज बच्चे आपके पास सेल है, मैग्नीशियम आयंस जो होती हैं दे आर फाउंड एट रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन। क्यों हाई कंसंट्रेशन में, सो दैट आपका एटीपी और एडीपी जो है वो मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्सेस में एग्जिस्ट कर सकता है। मीन्स हमारे पास क्या है कि आपका मैग्नीशियम जो है दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, एंड वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से एटीपी एडीपी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एटीपी जो है हमें पता है दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, या इट एक्ट्स एज अ मेजर लिंक बिटवीन योर एक्सरगोनिक एंड योर एंडरगोनिक रिएक्शंस। व्हाई, बेसिकली बिकॉज दैट विल कन्वर्ट योर अनफेवरेबल रिएक्शन इनटू योर फेवरेबल रिएक्शन। सो हमारे पास, अगर हम इसका स्कीम देखते हैं, आई टेल यू द स्कीम ऑल्सो, बिफोर दैट हमने क्या करना है कि आपके पास केमिकल बेसिस जो हमारे पास फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये यू हैव दिस मॉलिक्यूल दैट इज OHH 6 मेंबर्ड है, जिसमें से एक आपके पास ऑक्सीजन है, दिस इज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इफ यू रिमेंबर दिस इज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे पास C6H12O6 है, एंड दिस इज योर फॉस्फेट, बिकॉज मैंने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो हमारे पास क्या है कि ये वाला जो है ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, इस फॉस्फेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये फॉस्फेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये CH2OH ग्रुप जो लगा हुआ है वो इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका ग्लूकोज जो है फॉस्फेट के साथ कंबाइन
करके क्या चीज़ फॉर्म कर रहा है, दैट इज योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये हमारे पास है। तो एटीपी, आज जैसे आपको बताया कि एटीपी जो होती है दैट इज अ वेरी हाई एनर्जी कंपाउंड है। क्यों हाई एनर्जी कंपाउंड है? क्योंकि बच्चे इसमें दो आपके पास क्या प्रेजेंट है, दैट इज योर फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। दो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स का क्या मतलब हमारे पास है, दैट इज इन योर ट्राइफॉस्फेट यूनिट, बिकॉज एटीपी इज योर अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं दोबारा बता रही हूँ, एटीपी जो है बच्चे दैट इज योर अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पहले इसका शॉर्ट हैंड वाली ड्राइंग देखो कि ये आपके पास अडीनोसाइन ग्रुप है। अडीनोसाइन में आपके पास क्या होती है बच्चे, दैट इज योर 5 मेंबर्ड रिंग है। अलॉन्ग विद दैट आपके पास 2 मेंबर्ड रिंग हमारे पास आ जाएंगे। ये प्यूरिन आपके पास लगा हुआ है, सो दिस इज योर प्यूरिन अटैच्ड विद योर 5 मेंबर्ड दिस रिंग हमारे पास है। तो इस केस के लिए हमारे पास क्या, दिस इज अडीनोसाइन, उसके साथ हमारे पास बच्चे 3 फॉस्फेट है। फर्स्ट इज दिस इज पी डबल बॉन्ड ओ और 3 ऑक्सीजन, देन पी डबल बॉन्ड ओ 3 ऑक्सीजन, मीन्स दिस ऑक्सीजन इज अ कनेक्टिंग लिंक, दिस ऑक्सीजन इज अ कनेक्टिंग लिंक, द phosphorus which is attached immediately to your adenosine, that will be called as your alpha position. The second one will be called as your beta position, and third one जो है बच्चे that will be called as your gamma position. सो दिस इज द शॉर्ट हैंड नोटेशन। सो अगर आपने याद करना है तो दिस अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में हमने ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाई। द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर इज ड्रॉ 5 मेंबर्ड रिंग, इसमें एक ऑक्सीजन लगा दो, HOH, दिस इज H, दिस इज H। अभी इतने पोर्शन को फॉरगेट अबाउट दिस। सो यहाँ पे आपने प्यूरिन बनाना है। इस प्यूरिन में आपके पास एडेनिन आती है, सो दिस इज योर कार्बन, ऑल्टरनेट पोजिशन पे नाइट्रोजन लगा दो, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, एंड दिस इज योर कार्बन। यहाँ पे आपके पास 2 नाइट्रोजन आ जाएंगे, 2 नाइट्रोजन और ये कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड, जैसे बेंजीन रिंग में हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, वैसे ही आपने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कर देना है। यहाँ पे आपके पास NH2 ग्रुप है। अब यहाँ पे दिस वाज CH2OH, यहाँ से मैंने किया था ना, जैसे हमने ये प्रीवियस पेज पे किया था कि हमने ये वाला OH ग्रुप जो है इस फॉस्फोरस के साथ लगाया, दैट मीन्स ये OH निकल गया, तो इसके साथ एक डबल बॉन्ड O, ये दो ऑक्सीजन जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज वाले, तो सेम चीज हमने यहाँ पे लिखा है। दिस इज योर CH2, दिस इज ऑक्सीजन नेगेटिव, दिस इज ऑक्सीजन नेगेटिव। इस ऑक्सीजन नेगेटिव ने फिर से फॉस्फोरस के साथ लिंक करना है, एंड अगेन वी हैव दिस। सो हियर यू आर हैविंग, ये जिसको हमने मार्क किया हुआ है, दे आर योर 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स, इसको हमने ट्राइफॉस्फेट में, सो ट्राइफॉस्फेट यूनिट में हमारे पास लिंक्ड है। सो ये दिस पार्ट इज योर अडीनोसाइन, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा, दैट इज कॉल्ड एज योर अडीनोसाइन मोनोफॉस्फेट। जिसमें बच्चे 2 लगे होंगे उसको अडीनोसाइन डाइफॉस्फेट बोलते हैं, जिसमें 3 यूनिट्स लगे होंगे उसको अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास अडीनोसाइन है, अडीनोसाइन के साथ आपकी ये 3 फॉस्फेट है। द फर्स्ट वन विल बी योर अल्फा पोजिशन, सेकंड वन जो है दैट इज योर बीटा पोजिशन, एंड थर्ड वन जो है बच्चे आपके पास क्या है, दैट इज योर गामा पोजिशन। अब हमने क्या बोला कि अडीनोसाइन जो है बच्चे हमारे पास, ये जो अडीनोसाइन, दिस इज अडीनोसाइन फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, तो ये इसमें से हमारे पास एटीपी जो हमारे सेल्स में है वो एक किलेशन करता है। किलेशन का क्या मतलब होता है, सिंस हमारे इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऑक्सीजन एटम हमारा लिगेंड का काम करेगा। अगर ये लिगेंड का काम करेगा तो इसको कोई मेटल चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, वो किस मेटल के साथ इंटरैक्ट करता है, दैट इंटरैक्ट्स विद दिस मैग्नीशियम। तो इसने ये मैग्नीशियम के साथ किलेट फॉर्म किया। किलेट का क्या मतलब होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, तो इसने इस मैग्नीशियम के साथ ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर दिया। अगर इसने ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया तो अब इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज योर 2 पॉजिटिव। एटीपी के साथ किया तो दिस इज मैग्नीशियम एटीपी 2 नेगेटिव, हमारे पास जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अगर सपोज बच्चे, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये किलेटेड रिंग, ये सेल्स में हमारे पास है। एडीपी जो होती है, एडीपी इज अडीनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट है, मैंने यहाँ पे 3 के साथ किया, दिस इज योर मैग्नीशियम एटीपी कॉम्प्लेक्स। अगर ये डाइफॉस्फेट के साथ करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइफॉस्फेट में ये 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, इसके साथ एक ऑक्सीजन मतलब फॉस्फोरस फॉस्फेट वाला ग्रुप जो है वो मैंने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम एडीपी कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये स्ट्रक्चर में एटीपी जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई एनर्जी कंपाउंड। एटीपी जो अडीनोसाइन है, अडीनोसाइन में दिस इज कॉल्ड एज योर राइबोज शुगर एंड दिस इज योर एडेनाइन ग्रुप, तभी इसको बच्चे अडीनोसाइन बोल देते हैं। राइबोज शुगर में जस्ट रिमेंबर 5 मेंबर्ड रिंग आपके पास आ जाएगी, उसके में एक ऑक्सीजन एटम है, देन यू हैव HOH, HOH यू हैव टू लर्न इट लाइक दिस, देन यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, बिकॉज बायोफिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स के बिना आपने कुछ भी नहीं लर्न करना है। सो दिस इज योर HOH, दिस इज योर HOH, और ये CH2OH है, दिस इज योर नंबर 1 2 3, दिस इज योर नंबर 4, एंड ये वाला कार्बन जो है दैट इज योर 5th कार्बन एटम, एंड दिस इज योर एडेनाइन ग्रुप।
एडेनाइन ग्रुप में आपको जैसे बता दिया, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स होंगे, बट यहाँ पे आपके पास ऑल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन एंड नाइट्रोजन आपके पास आ जाएगा, और जिस पे आपका कार्बन लगा है उसके साथ आपने NH2 ग्रुप लगा देना है, और ये फर्स्ट पोजीशन जो है इस नाइट्रोजन के साथ आपने लिंक कर देनी है। ट्राईफॉस्फेट है, ट्राईफॉस्फेट में हमने सिर्फ ये वाला पार्ट इसका लिया हुआ है, दैट इज योर CH2OH, दैट इज योर CH2O ग्रुप, एंड फॉस्फेट में ये आपके पास आ जाएंगे फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, और ये ऑक्सीजन जो है हमारे पास फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। सो ये जो ATP है दैट इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होगा, इसमें एडेनाइन प्रेजेंट है, राइबोस प्रेजेंट है, एंड आपके पास ट्राईफॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट है। तो हम क्या कहते हैं कि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास अगर हाइड्रोलिसिस होती है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एनहाइड्राइड होता है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या किया, वी टेक 2 मॉलिक्यूल्स, दिस इज आर, सॉरी, दिस इज आर सी डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज योर OH, अनदर मॉलिक्यूल अगर आप लेके चलोगे, दिस इज योर R, then you have C double bond O, and this is your OH। यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, दिस OH goes and this H goes, तो आपके पास ये एनहाइड्राइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सेम वे से बच्चे जो ATP है that functions as the energy currency of the cell, उसमें बच्चे ATP में जो आपके फॉस्फोरिक एसिड एनहाइड्राइड्स है वो बच्चे आपके डाइफॉस्फेट्स और ट्राइफॉस्फेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट एनहाइड्राइड इज सिमिलर टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड। आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन। हमने बोला कि ATP जो है दैट इज योर, यू कैन से इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मीन्स अब यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है। तो स्ट्रक्चरली इसमें हमारे पास कौन कौन से एंटिटीज प्रेजेंट है, वन इज योर एडेनाइन ग्रुप which is your purine, then you are having your ribose which is your sugar, and phosphate हमारे पास है, और ये phosphate हमारे पास ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो हम जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उन कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के एनहाइड्राइड फॉर्म करते हैं। सेम वे से बच्चे यहाँ पे हम फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं और उस फॉस्फोरिक एसिड में से वाटर निकाल देते हैं, तो बच्चे आपके पास ट्राईफॉस्फेट जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो अगर आपके पास pH 7 है तो ट्राईफॉस्फेट पोर्शन जो होगा ATP का वो फुली डीप्रोटोनेट हो जाता है। डीप्रोटोनेट का क्या मतलब होता है, फॉस्फोरिक एसिड में हाइड्रोजन तो होगा ही, दैट इज योर H3, सो वो हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएंगे अगर आप इसमें से इसकी डीप्रोटोनेशन होती है, जब आप इसको न्यूट्रल सोल्यूशन पे करते हो, तभी बच्चे आपके पास इन ऑक्सीजन, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, सो हमारे पास ये सारे H जो है वो निकल गए। तो अगर H पॉजिटिव निकला तो आपके पास 4 ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे, एंड वो 4 ऑक्सीजन एटम्स दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और सिंस दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर दे विल रिपेल ईच अदर। अगर वो रिपेल करेंगे तो जब हम बच्चे इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस ATP की करते हैं, तो जो गामा कार्बन आपके पास प्रेजेंट है उस गामा कार्बन में, आई विल शो यू द मैकेनिज्म, यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास दिस इज अडीनोसाइन, दैट इज योर एडेनिन एंड योर राइबोस, एंड ये फॉस्फेट है, ये आपके पास फॉस्फेट, और ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप आपके पास लगा हुआ है। जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस किया बच्चे, तो हमारे पास हमने क्या बोला, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हमारे पास आ जाती है। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को रिड्यूस करने के लिए बच्चे हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो ये हमारा अल्फा पोजीशन था, दिस वाज योर बीटा पोजीशन, दिस वाज योर गामा पोजीशन। तो जो बच्चे गामा पोजीशन पे आपके पास कार्बन लगा होगा, सॉरी फॉस्फोरस लगा होगा गामा पोजीशन वाला, तो उस गामा पोजीशन वाले पे हमने क्या करवा देना है, आपकी मैग्नीशियम को बाइंड करवा देना है। अब जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, दैट वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है, दैट मीन्स इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो अगर ये वाटर इसके साथ बाइंड कर गया, दिस इज योर H पॉजिटिव OH नेगेटिव, सो ये क्या बन जाएगा, दिस इज P डबल बॉन्ड O तो आपके पास था, ये भी O नेगेटिव है, ये भी O नेगेटिव, ये आपके पास, और O के साथ ही हमारा एक H जो है वो चला गया, ये OH चला गया, ये OH हमारे पास बचा हुआ है, वो OH मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा दैट मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज योर ADP मॉलिक्यूल, जिसमें से मैंने एक मॉलिक्यूल जो है मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव कर दिया। तो दैट मीन्स अगर इसमें से भी मैं एक हाइड्रोजन निकाल देती हूँ, तो दैट मीन्स आई विल बी हैविंग 4 oxygen atoms, and all those 4 oxygen atoms will have the negative charge, and that will be resonance stabilized। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास है, तो और इस केस में हमारे पास बच्चे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होती है उसमें सेम डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है, इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है, इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है। उसके बाद बच्चे ना कमिंग बैक टू दिस, हमने हाइड्रोलिसिस किया, यहाँ से आपके पास ये HPO4 जो है वो निकल जाएगा। अब उसमें से ये H पॉजिटिव मैंने बाहर रखा, और ये आपके पास PO4 3 नेगेटिव आपके पास आ रहा है।
जिसको आपने रेजोनेंस स्टेबलाइज कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे OH लिखा, दिस इज योर P एंड रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज दैट। सो उसमें से बच्चे आपने ये H पॉजिटिव जो है वो निकाला, ये ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा, दिस इज योर ADP3 नेगेटिव, बिकॉज अब इसके ऊपर ऑक्सीजन में कितने चार्जेस आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, दिस इज ADP3 नेगेटिव। इसमें इट इज ADP2 नेगेटिव, ये ADP2 नेगेटिव हमारे पास बना हुआ है, दिस इज योर ADP2 नेगेटिव, दिस इज योर ADP3 नेगेटिव। सो हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास ATP की हाइड्रोलिसिस होती है तो ATP जिसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्जेस है, 1 2 3 एंड 4, सो ये आपके पास 4 नेगेटिव है, हाइड्रोलिसिस किया, एक H पॉजिटिव ये निकल गया, तो आपके पास ADP3 नेगेटिव फॉर्म होता है। ADP3 नेगेटिव प्लस अलॉन्ग विद दैट आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो निकल जाएगा। सो उस केस के लिए आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज -30.5 किलो जूल्स पर मोल। सो जितनी भी आपके पास रिएक्शंस आती है बच्चे, ATP जो है वो SN2 टाइप की रिएक्टिविटी शो करता है। SN2 का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, एक आपका वाटर हो जाएगा, एक आपका ATP मॉलिक्यूल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास एक पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एंड उस ट्रांजिशन स्टेट में आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और जब स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो एक ये हमने रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, इसको अपनी तरफ ले जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस ADP2 नेगेटिव, एंड दैट ADP2 नेगेटिव जो है उसमें से एक हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है, ये प्रोटॉन जो है वो ले लेगा, और जब H पॉजिटिव ले जाएगा देन इट इज गोइंग टू फॉर्म ADP3 नेगेटिव। ये जो रिएक्शन अभी मैंने बोला दैट इज योर SN2 न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और याद रखना बच्चे ये हमारे किसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट इज टेकिंग प्लेस एट योर फॉस्फोरस ओनली। तो न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चे वो फॉस्फोरिलेटेड हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल फॉस्फोरिलेटेड कैसे होता है वो भी देख लो। आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल था, दैट वाज योर वाटर, दिस इज योर P, दिस इज योर OH, मतलब ये आपके पास है, एंड रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज लाइक दिस ऑक्सीजन अपनी बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, this will take away the electrons from here, so this phosphorus will acquire the positive charge, ये nucleophile इसके साथ जाके लग जाएगा, so this is nucleophile, this is phosphorus, double bond O, this is OH and this is OH, ये आपके पास आ जाएगा, and ये आपके पास, एंड देन हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है P डबल बॉन्ड O, दिस इज योर OH एंड दिस इज योर O नेगेटिव आपके पास आ जाएगा। तो जो लो रेट ATP हाइड्रोलिसिस की होती है दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम, बट अगर आप इसको एंजाइम्स की प्रेजेंस में करोगे तब ये रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी। जैसे बच्चे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंटरैक्ट करते हैं दो कार्बोक्सिलिक एसिड तो वाटर मॉलिक्यूल निकल के एनहाइड्राइड फॉर्म करते हैं। सेम वैसे बच्चे यहाँ पे हमारे जो ये 3 फॉस्फेट है उसमें से 2 फॉस्फेट जो है वो इंटरैक्ट करते हैं, तो इंटरैक्ट करके वो मैग्नीशियम के साथ कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं देन एंजाइम्स जो होती हैं बच्चे दे आर गोइंग टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो इस केस के लिए बच्चे मैग्नीशियम जो है बच्चे आपका किलेट फॉर्म करता है, ये जैसे इसमें आपके पास ये मैग्नीशियम ने किलेट मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म कर दिया, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है किलेट। दिस इज अनदर एग्जांपल, दिस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टार्टेड, इट इज ओनली टू शो दैट in case if you are having the phosphate group, that triphosphate part में से 2 oxygen atoms of your phosphate group that will be accepted, that will form a bond with your मैग्नीशियम, और वो किलेट फॉर्म करेगा, उस किलेट की फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल रिंग लाइक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। सो दैट इज दैट। तो अगर नेगेटिव चार्जेस हमारे पास आते हैं जैसे अभी हमने पीछे किया ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रिपेल कर जाएगा। अगर वो रिपेल करता है बच्चे तो क्या होता है कि ATP कोशिश करेगा कि उसको कोई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मिल जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आपके पास कौन सी वाली हो जाएगी, दैट इज योर मैग्नीशियम। जब वो मैग्नीशियम के साथ बाइंड कर जाएगा तब हमारे पास वो उसके चार्ज को डिक्रीज कर जाएगा, और ATP जो है आसानी से न्यूक्लियोफाइल की तरफ अप्रोच कर सकता है, या न्यूक्लियोफाइल आसानी से ATP की तरफ जो है वो अप्रोच कर जाएगा। दैट इज बेसिकली अबाउट योर ATP हाइड्रोलिसिस। सो दिस इज अबाउट योर ATP हाइड्रोलिसिस जो आपने अच्छे से करना है। थैंक यू।